नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सेकंड चैप्टर है मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में और हायर एजुकेशन में जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे हर जगह इसका यूज होगा, इसके इंपॉर्टेंस होगी। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। साथ में हम देखेंगे कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की पद्धतियां कौन सी होती है, कितने प्रकार के होते हैं। साथ में हम विभिन्न भौतिक राशियों का मापन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे विमाएं, विमाओं के अनुप्रयोग। तो ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे हर जगह इसका यूज होगा। जब भी हम किसी भौतिक घटना के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर का अवश्य ही वहां पर उपयोग होगा। क्लियर? देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की पद्धतियां और मूल मात्रकों के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन कर लेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको बता दें कि हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। तो ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम तौल सकते हैं, तो उनको हम भौतिक राशियां कहेंगे। देखिए इसे हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी राशि जिसके द्वारा हम विभिन्न घटनाओं को नियमों द्वारा समझा सकते हैं, उन्हें व्यक्त कर सकते हैं, तो उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहेंगे। चलिए मैं एक बार इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं आप लोगों के सामने, फिर हम बात करेंगे इसके प्रकार की, इसको थोड़ा सा और समझ लेंगे। तो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम तौल सकते हैं, तोला जा सके, तथा जिसके द्वारा हम विभिन्न घटनाओं को, इसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को, भौतिक घटनाओं को नियमों द्वारा, को नियमों के रूप में, नियमों के रूप में समझाया व व्यक्त किया, समझा सकते हैं और व्यक्त भी किया जा सकता हो, व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। तो देखिए जब कोई घटना घटित होती है तो उसके साथ में विभिन्न भौतिक राशियां हो सकती है, एक राशि हो सकती है, दो राशि भी हो सकती है, और उनको किसी नियम के जरिए हम उनको समझा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यदि हम किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ें तो वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है। तो देखिए इस घटना में बहुत सारी राशियां उससे जुड़ी हुई है कि आप जिस पिंड को छोड़ रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है, वो कितनी दूरी तय कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है,
इसके साथ में उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम जो न्यूटन के द्वारा सार्वत्रिक नियम दिया गया था उससे उसको समझते हैं। तो एक ही घटना है और उस घटना में विभिन्न भौतिक राशियां जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, भौतिक राशियां किसे कहेंगे? जिन राशियों को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, और या जिनके द्वारा हम विभिन्न भौतिक घटनाओं को उनके नियमों के रूप में समझा सकते हैं, नियमों के रूप में यदि व्यक्त कर सकते हैं, तो उन राशियों को हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। हमने भौतिक राशियों की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके सामने रखी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो भौतिक राशियां है वो कितने प्रकार की होती है। तो विद्यार्थियों, हम दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सदिश भौतिक राशियां, अदिश भौतिक राशियां, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं मात्रकों की पद्धतियों के आधार पर उन भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम भौतिक राशियों को यहां पर दो भागों में विभाजित करेंगे, मूल भौतिक राशियां तथा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। देखिए, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। विद्यार्थियों, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। देखिए, दो प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला जो प्रकार है वो है मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, इन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? अब देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखिए, जो मूल भौतिक राशियां है किसे कहा जाता है? कि ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हो, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। देखिए, किसी भी व्यवस्था में एक न एक कड़ी मूल कड़ी होती है। किसी वस्तु के निर्माण में एक न एक पार्टिकल, एक न एक कण, एक न एक ढांचा, अवयव, मूल अवयव होता है। जैसे हम बात करें बलों की, तो बल बहुत सारे बल होते हैं, जैसे घर्षण बल होता है, बट एक्चुअल में जो घर्षण बल है वो दूसरे बलों की फॉर्म में होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं बात करूं इस चौक के निर्माण की, तो हम ये कहेंगे कि भाई चौक है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो जो पार्टिकल है वो भी अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और वो जो अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो है परमाणु। बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर इस चौक का निर्माण होता है। तो यहां पर इसका जो मूल है वो है परमाणु। परमाणु इसका क्या है? मूल। और परमाणु भी क्या होता है एक्चुअल में? तीन मूलभूत कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो परमाणु का जो मूल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी प्रकार से हमारे पास में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, जैसे कार्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, लंबाई है, दूरी है। बट उनमें से कुछ ऐसी राशियां हैं जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, दूसरे राशियों पर डिपेंड नहीं होती। तो उन राशियों को हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें कहा जाता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? कि ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हो, जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। चलिए, मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करती हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अन्य राशियों पर निर्भर नहीं हो, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं हो,
अन्य राशियों पर निर्भर नहीं हो, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। इन राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां कहते हैं। मूल भौतिक राशियां कहलाती है। देखिए, जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या 7 होती है। मूल भौतिक राशियां कितनी होती है? 7। मैं यहां पर आप लोगों के सामने रख देता हूं। मूल भौतिक राशियां कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? देखिए, ये संख्या में है 7। कौन कौन सी होती है? देखिए, लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। दूसरी जो मूल भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान। तीसरी जो भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है, वो है समय। देखते जाइए। चौथी जो मूल भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा। चौथी हो गई है। पांचवी देखिए, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। छठी जो मूल भौतिक राशि है वो है ताप। और सातवीं जो भौतिक राशि है वो है ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ये 7 मूल भौतिक राशियां होती है और सभी भौतिक राशियां इन भौतिक राशियों से ही निर्मित होती है। चलिए, तो यह है मूल भौतिक राशियां। फिर जो भौतिक राशियों का सेकंड प्रकार है, यह तो हमने पहला प्रकार देखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा जो प्रकार है वो देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? कि ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो या जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या है? वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में, मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स की यहां पर हम बात करते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जैसे मैं बात करूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो लंबाई गुणा चौड़ाई है वो दोनों ही मूल भौतिक राशियां हैं। तो जो क्षेत्रफल है वो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। फिर मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल की, जैसे आयतन। तो आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये 3 लंबाइयों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे वेग। तो ये सारी की सारी जो राशियां मैं अब आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं, ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां इन्हें कहा जाता है। क्लियर? अब विद्यार्थी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मात्रक की। मात्रक किसे कहा जाता है? एक बार इस बोर्ड को मैं साफ कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे मात्रक की। अब यहां पर हम बात करेंगे मात्रक की। देखिए, मात्रक किसे कहा जाता है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किया गया मान मात्रक कहलाता है। हम कोई भौतिक राशि लेंगे
और उस भौतिक राशि की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक मान हम फिक्स कर देंगे। फिर उस भौतिक राशि का मान उसके मल्टीपल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रख देता हूं। हमारे पास में ये कोई पॉइंट है ए और बी। ए और बी दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है, दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? मीटर में व्यक्त करते हैं। दूरी को हम किस में व्यक्त करते हैं? मीटर में व्यक्त करते हैं। तो जैसे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 25 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 25 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक वो मीटर होता है। और ये जो 25 मीटर हमारे को जो ए और बी के मध्य की दूरी प्राप्त हुई है वो 1 मीटर का 25 गुना होती है। पहले हम 1 मीटर हमने फिक्स कर दिया दूरी का मात्रक, उसका 25 गुना बिंदु ए और बी के मध्य की दूरी होती है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हम क्या करते हैं? एक नियत वैल्यू निर्धारित कर लेते हैं और वह नियत वैल्यू ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कि जो मेरा जो द्रव्यमान है वो 80 किलोग्राम है। मेरा द्रव्यमान कितना है? 80 किलोग्राम। तो जो भौतिक राशि है वो तो है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक हम कर रहे हैं किलोग्राम में। किस में कर रहे हैं? किलोग्राम में। तो 80 किलोग्राम, इसका मतलब हो गया कि 1 किलोग्राम का कितना गुणा है? 80 गुणा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने द्रव्यमान का जो मात्रक है वो 1 किलोग्राम निर्धारित कर लिया, और 1 किलोग्राम में कितनी मात्रा होगी, 1 किलोग्राम क्या होता है, ये हमने फिक्स कर रखा है, नियत कर रखा है। उसका 80 गुणा मेरा द्रव्यमान है। क्लियर? तो मात्रक किसे कहेंगे? किसी भौतिक राशि के लिए एक नियत मान निर्धारित किया जाता है जिसे मात्रक कहा जाता है। तो देखिए मात्रक की डेफिनेशन क्या है? मात्रक यूनिट। डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्धारित किए गए नियत मान को ही निर्धारित किए गए नियत मान को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं कि हम किसी भौतिक राशि का मापन करेंगे और उस भौतिक राशि के मापन के लिए हम क्या कर देते हैं? एक मान नियत निर्धारित मान होता है, नियत जिसकी वैल्यू होती है, और उसे ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्लियर? अब जैसे हम बात करें, इसका भी हम एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखें। समय एक भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है, का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो समय का मात्रक हमारे को क्या मिल गया है? हमने क्या निर्धारित किया है? सेकंड निर्धारित किया है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, जो मात्रक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता देता हूं कि जो मात्रक है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि किसी भौतिक राशि का मात्रक और उसका आंकिक मान दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैं यहां पर इसी एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि जैसे हमारे पास में बिंदु ए और बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर। और हम ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसे हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं 2500 सेंटीमीटर। देखो ए और बी के मध्य की दूरी को हम 25 मीटर कह सकते हैं, ए और बी के मध्य की दूरी को हम 2500 सेंटीमीटर कह सकते हैं। दोनों सही है।
बट दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, वो भिन्न भिन्न है। इसमें 25 आ रहा है, इसमें 2500 आ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए कि यहां पर ये जो मात्रक है वो एक बड़ा मात्रक है सेंटीमीटर की तुलना में। सेंटीमीटर छोटा और मीटर बड़ा मात्रक होता है, इसलिए आंकिक मान भी अलग अलग होंगे। तो मात्रक ही अलग अलग है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग अलग होगी। लेकिन यदि किसी एक ही भौतिक राशि के लिए यदि मात्रक और आंकिक मान की बात करें तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो मैं यहां पर इसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा, आप भी इसको समझेंगे कि किसी भौतिक राशि के लिए, किसी भौतिक राशि के लिए कोई हम भौतिक राशि ले लेंगे और उस भौतिक राशि के लिए उसका मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक मान का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने यहां पर 25, 2500 ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो देखिए इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई भौतिक राशि है, उसका जो मात्रक है वो है u, आंकिक मान है n, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जहां u तो है मात्रक, u तो क्या है यूनिट, और n यहां पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान है। अब देखिए इसे हम समझ लेते हैं कि n इंटू यू बराबर होगा कांस्टेंट, क्योंकि यहां से हम जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट यहां पर पुट कर देंगे। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो वहां पर क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां से देखिए कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हमने इधर गुणा कर दिया तो n इंटू यू बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। और हम जब दो स्थितियां ले लें कि पहली स्थिति के अंदर भौतिक राशि है, उसका आंकिक मान है n1 जब उसका मात्रक है u1, और दूसरी स्थिति के अंदर जब मात्रक है u2 तो आंकिक मान है n2, तो इन दोनों का जो गुणा है n1 u1 बराबर होता है n2 u2 के। देखिए ये रहा हमारे पास में n1 u1, न्यूमेरिकल वैल्यू है 25 जब इसका मात्रक है मीटर। क्लियर? ये बराबर होगा n2 इंटू u2 के, n2 इंटू u2 के बराबर होगा। जब आप मात्रक सेंटीमीटर लेते हैं तो n2 का मान 2500 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से आप इस वाले स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मात्रक कैसे निर्धारित किए जाते हैं, जो नियत वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, कैसे? तो देखिए मात्रक के अंदर भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए जो सर्वमान्य होना चाहिए। मात्रक के अंदर देखिए, मात्रक जब निर्धारित करते हैं किसी भौतिक राशि के मापन के लिए तो क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो सर्वमान्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, उसकी परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। सुपरिभाषित होना चाहिए, जो ताप, दाब या जगह से अप्रभावित होना चाहिए। ताप, दाब आदि से अप्रभावित होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि भारत में 1 किलोग्राम अलग होता है, अमेरिका में 1 किलोग्राम अलग होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 किलोग्राम यहां पर, जैसे द्रव्यमान का मात्रक यहां पर 1 किलोग्राम है, अमेरिका में भी 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम जहां जितना इंडिया में उतना ही अमेरिका में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में 1 किलोग्राम अलग है वहां अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मात्रक ऐसा निर्धारित करते हैं कि जो ताप, दाब, जगह से अप्रभावित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, उसका परिमाण भी। जैसे मैं बात करूं यहां पर द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। बट जब द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए कि हम मिलीग्राम में मापें, तो मेरा जो द्रव्यमान है 80 किलोग्राम, अब मिलीग्राम में तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आंकिक मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां पर कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत आएगी। तो ऐसा मात्रक निर्धारित करते हैं
जो गणना में भी आसान हो, जिसका परिमाण भी इजी तरीके का होना चाहिए, आसान होना चाहिए। क्लियर? तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए कुछ मूल बातें ये ध्यान में रखी जाती है। अब फिर हम बात करते हैं यहां पर कि मात्रकों की पद्धतियां, विभिन्न मात्रकों की पद्धतियों की यहां पर हम चर्चा करते हैं। जो मूल रूप से मात्रकों की पद्धतियां हैं वो 3 पद्धतियां हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। देखिए तीनों ही पद्धतियों को हम आप लोगों के सामने रख देते हैं, आसान है, देखिए दो। बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियां। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिचुएशन में जो मात्रक हैं वो अलग अलग यूज में लेते हैं। जैसे मैं बात करूं मेरी लंबाई की, तो मेरी लंबाई में बताऊंगा 6 फीट है। कितनी है? 6 फीट। तो लंबाई का मात्रक वैसे मीटर होता है, बट मेरी लंबाई कितनी बता रहा हूं मैं? 6 फीट बता रहा हूं। तो इट मीन्स क्या हुआ है कि अलग अलग सिचुएशन पर जो मात्रक हैं वो अलग अलग यूज में लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, जो ज्वेलर्स होते हैं वो जब सोने चांदी गहने आभूषणों का जब वेट करते हैं तो वो तोले में करते हैं, ग्राम में करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो उनका द्रव्यमान किलोग्रामों में मापें, क्योंकि आभूषणों का जो द्रव्यमान है वो किलोग्रामों में तो हो नहीं सकता। इसलिए वो क्या करता है? तोला या ग्रामों का प्रयोग करता है, क्योंकि वहां पर वो उसी प्रकार के ही आंकड़े उनके सामने आते हैं। और जब हम बात करें अलग अलग सिचुएशन की, मेरी लंबाई फीट में माप रहा हूं, जबकि मात्र क्या होता है? मीटर। अब जैसे हम 2 शहरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटरों में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान तरीका है, इजी तरीका है। आ गई की बात समझ में? तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिचुएशन के आधार पर अलग अलग मात्रकों की पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। और यहां पर हम देख लेते हैं कुछ मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां, देखिए हम यहां पर 3 मात्रकों की पद्धतियां देखने वाले हैं। सबसे पहले जो पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, इसको हम देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, इसका दूसरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। क्लियर? दूसरी जो पद्धति है वो है सीजीएस पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी है? सीजीएस पद्धति। और सीजीएस पद्धति के अंदर जो इस पद्धति को हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। और जो तीसरी पद्धति है वो है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इसको हम कहते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति। देखो समझो तो, देखिए इन पद्धतियों के अंदर 3 भौतिक राशियों का ही मापन करते हैं। कौन कौन सी भौतिक राशियां होगी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो 3 भौतिक राशियों का हम मापन करते हैं। एक तो लंबाई का मापन करेंगे, दूसरी जो भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान, और तीसरी जो भौतिक राशि है वो समय। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो एमकेएस पद्धति है इसमें लंबाई का मापन किया जाता है मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, एमकेएस पद्धति कहलाती है। दूसरी जो पद्धति है वो है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? सेमी में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। क्लियर? तीसरी जो पद्धति है वो है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति।
तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को पिठ में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। क्लियर? तो ये है विभिन्न मात्रकों की पद्धतियां। अब हम बात करेंगे एक अन्य पद्धति जो सर्वव्यापी पद्धति है, एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने मात्रकों की 3 पद्धतियां देख ली है, बट ये जो तीनों ही पद्धतियां हैं वो अलग अलग देशों में चलती हैं और अलग अलग स्थानों तक ही ये सीमित थी। तो फिर सभी वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर 1960 में एक नई पद्धति निर्धारित की जो सभी देशों में एक समान रूप से अपनाई गई, जिसे एसआई पद्धति कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है। देखिए, ये जो पद्धति है एसआई पद्धति, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है। एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। कुछ भौतिक राशियों के मात्रक एजडीज उठा लिए गए, एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। तो एसआई पद्धति में सभी वैज्ञानिकों ने आपस में मिल बैठकर इस नई पद्धति को निर्धारित किया, जिसमें एमकेएस पद्धति के ही ज्यादातर मात्रक काम में लिए गए। देखिए, एफपीएस पद्धति और जो सीजीएस पद्धति है वो न के बराबर काम में लेते हैं। सभी देश सभी भौतिक राशियों के मापन के लिए एसआई पद्धति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एसआई पद्धति के अंदर जो मात्रक है वो इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि उनको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में इजी तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, और उनका परिमाण भी इस तरीके का होता है कि वो सभी प्रकार की भौतिक राशियों का मापन इजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, जो एसआई पद्धति है उसके आधार पर हम मात्रकों के प्रकार यहां पर देखने वाले हैं। एसआई पद्धति के आधार पर मात्रकों के प्रकार, तो देखिए विद्यार्थियों, मात्रकों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो देख लीजिए। पहला जो प्रकार है वो है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। पहला प्रकार कौन सा है? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा जो प्रकार है वो है व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा जो प्रकार है वो हमारे पास में है पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए, इस वीडियो में हम मूल मात्रकों के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। मूल मात्रकों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। उससे जो अगला वीडियो हमारा होगा, इसका जो ठीक बाद का वीडियो हम जो तैयार कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, और उसके ठीक बाद वाले वीडियो में आप देखेंगे पूरक मात्रक। तो आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। यदि आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो मात्रक जो टॉपिक है वो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए हम बात करते हैं यहां पर मूल मात्रकों की, फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। किसे कहते हैं? हमने यहां पर इसी वीडियो में मूल भौतिक राशियां पढ़ी है, 7 प्रकार की होती है। तो उन मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। या इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते या पूर्णतः जो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो हमने आप लोगों को समझा दिया है कि किसी भी वस्तु के निर्माण में जो ओरिजिन है वो है परमाणु, और परमाणु का भी ओरिजिन क्या है?
परमाणु किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक है वो मूल मात्रकों से बनेगा। किससे बनेगा? मूल मात्रकों से बनेगा। देखो इनकी संख्या 7 होती है, पूरक मात्रक बाद में जोड़े गए सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं इन्हें, जो जिनकी संख्या 2 होती है। जिनकी संख्या कितनी है? 2। ये 7 है और शेष बचे हुए सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। शेष सभी मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए मूल मात्रक की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन देखिए कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक, मूल मात्रक क्या है, डेफिनेशन क्या है देख लीजिए, ध्यान देंगे आप लोग कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल भौतिक राशियों के मात्रक, मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम उन सभी मूल भौतिक राशियों को एक साथ पुट करेंगे, उनके मात्रकों की यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने एक टेबल बना रहा हूं और उस टेबल में हम मूल मात्रकों को समझने वाले हैं। ये जो टेबल हम बना रहे हैं किसकी टेबल है? मूल मात्रकों के लिए है। सबसे जो पहला कॉलम है वो है क्रम संख्या, क्रम संख्या, आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा जो कॉलम हम बना रहे हैं मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां। तीसरा जो कॉलम है वह है उनका मूल मात्रक और चौथा जो कॉलम है वो है प्रतीक चिन्ह का, कि जो मूल मात्रक है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा। क्लियर? तो फोकस करेंगे बोर्ड पर, ध्यान देंगे। सभी जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक अब हम यहां पर लिखने वाले हैं। इसके पश्चात हम इनको परिभाषित भी करेंगे। देखिए पहली जो मूल भौतिक राशि है वो है लंबाई। पहली जो मूल भौतिक राशि है वो है लंबाई, लेंथ जिसे हम कहते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखा जाएगा? देखिए जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक वैज्ञानिक के नाम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। देखो समझ लेना इस बात को, सभी भौतिक राशियों के मात्रक स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। कैपिटल लेटर में तभी आएगा जब भौतिक राशि का मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो। क्लियर? चलिए देख लेते हैं इसको भी। दूसरा जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है द्रव्यमान, जिसे हम मास कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो है किलोग्राम। देखिए आप थोड़ा सा इनका प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटर तरीके से ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आप ये डिफरेंस कर लेंगे कि ये तो सारी की सारी भौतिक राशियां हैं और इस वाले कॉलम में मात्रक हैं। शुरू में फिजिक्स को समझते समय ये दिक्कत आती है कि कई बार हमें ये कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि मीटर भौतिक राशि है या मात्रक है, या कई बार हम द्रव्यमान को मात्रक समझ लेते हैं जबकि ये है क्या? भौतिक राशि है। क्लियर? ये सब प्रैक्टिस से आएगा, कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो समझ पाएंगे। तीसरी जो भौतिक राशि है वो है समय, जिसे हम टाइम कह रहे हैं। इसका जो मात्रक है वो है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, और इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। कई जगह पर SEC भी दिखा देते हैं बट सही तरीका एस ही है। क्लियर? चौथी जो भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। देखो ये एक वैज्ञानिक का नाम है इसलिए इसे कैपिटल ए से लिखेंगे। किससे लिखा जाएगा? देखिए वैज्ञानिक के नाम से जिस भौतिक राशि का मात्रक आ रहा है उसे हम किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर्स में। क्लियर?
अगली जो भौतिक राशि हमारे पास में है वो है ताप, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन, और यह भी वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए इसका मात्रक कैपिटल के से लिखा जाता है। किससे पुट किया जाएगा? कैपिटल के से पुट किया जाएगा। अगली जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो होता है मोल, और इसे MOL से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? MOL। और अंतिम जो मूल भौतिक राशि है वो हमारे पास में है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। इसे हम CD से पुट करेंगे, CD। तो ये हमारे पास में है सातों मूल भौतिक राशियां, और ये है उनके मात्रक जिन्हें हम मूल मात्रक कह रहे हैं, और ये रहे उनके प्रतीक चिन्ह। अब विद्यार्थियों, हम यहां हमने आप लोगों को समझा दिया है मूल मात्रक कौन कौन से हैं। अब एक एक करके इनको हम परिभाषित भी करते हैं। वैसे हम मोस्टली जानते हैं, मीटर के बारे में सुन चुके हैं, किलोग्राम भी हम सुन चुके हैं, सेकंड भी सुन चुके हैं, एम्पीयर का नाम भी आपने कक्षा 10 में सुन लिया है, मोल भी आ चुका है, केल्विन भी थोड़ा बहुत आया है, ज्यादा नहीं है, कैंडेला हो सकता है आपने नहीं सुना हो। तो इन राशियों के बारे में आप पहले से जान चुके हैं, इनके मात्रक आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इनकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देंगे। हालांकि वो जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिजिक्स में कैसे वैज्ञानिक किसी भौतिक राशि के मान को कितना एग्जैक्ट तरीके से फाइंड करते हैं, निर्धारित करते हैं, वो यहां पर हम अब देख लेते हैं। विद्यार्थियों, अब हमें जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक प्राप्त हुए हैं हमें उनको परिभाषित करते हैं, अर्थात मूल मात्रकों की अब हम डेफिनेशन देने वाले हैं। सबसे पहले जो मूल मात्रक है वो हम लेकर चलते हैं मीटर। हम मीटर को परिभाषित करते हैं, 1 मीटर को अब यहां पर परिभाषित करते हैं। 1 मीटर को परिभाषित करने के लिए हम प्रकाश के वेग की सहायता लेंगे। वैसे हमने आपको बता दिया है कि इन डेफिनेशन को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट हम आपको यहां पर यह समझा रहे हैं कि किसी भौतिक राशि के मात्रक या किसी मापन में कितनी परिशुद्धता से मापन किया जाता है। तो देखिए, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 29,92,92,458 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये 1 सेकंड में तय की गई दूरी होती है। 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय दूरी, प्रकाश द्वारा तय दूरी वो कितनी होगी? 29,97,92,458 मीटर की दूरी तय करता है। क्लियर? तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय आ जाएगा 1/29,97,92,458 सेकंड लग जाएंगे। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है समझ लीजिए कि प्रकाश के द्वारा 1/29,97,92,458 सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। तो देखिए, प्रकाश द्वारा 1/29,97,92,458 वे सेकंड में तय दूरी 1 मीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। तो 1 मीटर की डेफिनेशन आप लोगों को आ गई समझ में। दूसरी जो डेफिनेशन हम देंगे वो देने वाले हैं 1 किलोग्राम की। 1
किलोग्राम की अब यहां पर परिभाषा देखो, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन हम 2-3 तरीके से दे सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर 1 लीटर जो जल का द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो घनत्व सर्वाधिक होता है, आयतन न्यूनतम होता है और 1 लीटर जो जल है उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। तो मैं एक एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने रख देता हूं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान, 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है, 1 kg कहलाता है। क्लियर? देखिए जो तीसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, 1 सेकंड की। तो 1 सेकंड को हम परिभाषित करने के लिए परमाणु घड़ी लेंगे, सीजियम परमाणु घड़ी लेंगे। सीजियम परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु है वो कंपन करता है। परमाणु घड़ी में गलत जगह। अब देखिए 9,19,26,000, देखो कितना है, ये तो हो गए हजारों में, ये हो गए लाखों में, करोड़, ये हो गए अरब। 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 कंपन कर लेता है। देखिए संख्या देख लीजिए, 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 यदि कंपन कर लेता है। सीजियम परमाणु कितनी बार कंपन में, कंपन में लगा समय, कंपन में लगा समय 1 सेकंड कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। देखिए इसको एक बार समझेंगे कि जो सीजियम परमाणु घड़ी, इसमें सीजियम परमाणु है वो कंपन गति करता है। तो कंपन यदि इतनी बार कंपन कर लेता है तो उस समय को हम क्या कहेंगे, 1 सेकंड कहेंगे। वैसे इस परमाणु घड़ी में 5000 वर्षों में 1 सेकंड की त्रुटि हो सकती है। तो बहुत यथार्थता के साथ में समय का मापन करता है, एग्जैक्ट वैल्यू का निर्धारण करता है। वैसे इन 3 राशियों की डेफिनेशन आप याद भी रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बट जो आगे जो भौतिक राशियों को हम परिभाषित कर रहे हैं, थोड़ी डेफिनेशन भी थोड़ी सी जटिल होगी, याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। 1 एम्पियर, इस 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो आप कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा यहां पर भी समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे हमारे पास में ये कोई 2 धारावाही चालक तार हैं, यदि समझ आ जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं आए तो घबराना नहीं है, याद हो ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर 2 कोई वायर हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस स्मॉल d है, प्रत्येक वायर की जो लंबाई है वो l है, एक में से I1 धारा बह रही है, दूसरे में से I2 धारा बह रही है। देखो पूरा इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई d आता है, मतलब ये बल लगता है। हालांकि जहां ये जो μ0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 इन तारों में से बहने वाली धारा, L प्रत्येक तार की लंबाई, D दोनों तारों के बीच की दूरी होती है। यहां से हम इस 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं। ये कक्षा 12 का टॉपिक है, 12 में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब देखो मैं कैसे 1 एम्पियर को परिभाषित कर रहा हूं कि दोनों तारों की लंबाई 1-1 हो, मतलब प्रत्येक तार की लंबाई 1-1 हो, दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, दोनों में से यदि 1-1 एम्पियर की धारा बहती है तो दोनों के बीच में लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। क्लियर? तो इसको हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि 2 एकांक लंबाई वाले धारावाही चालक तार एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है, तब प्रत्येक तार में से बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। 2 एकांक लंबाई वाले
एकांक लंबाई वाले समांतर तार एकांक दूरी पर हो। कितनी दूरी पर हो? एकांक दूरी पर हो तथा उनमें से बहने वाली तथा उनमें लगने वाला बल, उनमें लगने वाला बल 2 गुणा इसकी घात -7 न्यूटन हो तो प्रत्येक तार से बहने वाली धारा 1-1 एम्पीयर होगी। बहने वाली धारा 1-1 एम्पीयर होगी। क्लियर? ये वैसे थोड़ी सी जटिल डेफिनेशन है आपके लिए, ये कक्षा 12 में आएगी, वहां पर आप इसमें बेटर तरीके से समझ सकते हैं। वैसे इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने आप लोगों को बता दिया है। चाहे तो आप आगे की डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, नॉट नेसेसरी। अब मैं बात करता हूं यहां पर अगली जो भौतिक राशि है वो है हमारे पास में ताप, और ताप का जो मात्रक है वो केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और हम आपको बता दें जल का जो गलनांक है वो होता है 273.15 केल्विन और उसका क्वथनांक होता है 373.15 केल्विन, और उन दोनों के अंतर का जो 100वां हिस्सा होता है उसे हम 1 केल्विन कहते हैं। देखिए 5वीं जो डेफिनेशन है वो हम देने वाले हैं केल्विन की। केल्विन की जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से देंगे? देखना, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 373.15 केल्विन। ये ताप मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जल के गलनांक की। तो जल का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। तो इन दोनों का जो अंतर है वो है 100। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 100। तो जल के क्वथनांक और गलनांक के अंतर का 100वां हिस्सा 1 केल्विन कहलाता है। तो इन दोनों का अंतर 100 केल्विन है, तो इनका इसमें भी हम 100 का भाग लगा दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1 केल्विन आ जाएगा। तो 1 केल्विन की डेफिनेशन क्या है? जल के क्वथनांक और गलनांक के अंतर का 100वां हिस्सा 1 केल्विन कहलाता है। तो देखिए मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, जल के क्वथनांक व गलनांक के अंतर का 100वां हिस्सा 1 केल्विन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 केल्विन कहलाता है। क्लियर? 1 केल्विन कहलाता है। ओके, 1 केल्विन की डेफिनेशन आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं मोल। अगली जो डेफिनेशन है वो किसकी है? मोल। वैसे मोल की अलग अलग परिभाषाएं हैं, उनमें से हम एक जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने रख देते हैं कि यदि किसी परमाणु या अणु की द्रव्यमान संख्या के बराबर यदि ग्रामों में मात्रा ले लेते हैं तो उसे हम 1 मोल कहते हैं। 1 मोल की डेफिनेशन फिर से सुनिए कि किसी पदार्थ की जो परमाणु या अणु होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्रामों में ली गई मात्रा 1 मोल कहलाती है। तो 1 मोल डेफिनेशन क्या है कि परमाणु ले सकते हैं आप कि परमाणु या अणु की द्रव्यमान संख्या के बराबर, द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्रामों में ली गई मात्रा, ग्रामों में ली गई
मात्रा 1 मोल कहलाती है, 1 मोल कहलाती है। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ये हमारे पास में है H2O और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 18। तो 18 ग्राम जो जल है वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? देखो इसकी द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन की 1, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु की 1 और ऑक्सीजन की हो जाएगी 16। तो कुल मिलाकर इसकी द्रव्यमान संख्या 18 और 18 ग्राम यदि हम जल लेते हैं तो 1 मोल के बराबर होगा। क्लियर? यदि मैं ऑक्सीजन गैस लूं, यहां पर O2, तो इसकी 1 ऑक्सीजन परमाणु की होती है 16। तो ऑक्सीजन गैस की आप 32 ग्राम मात्रा लीजिए तो वो 1 मोल के बराबर होगी। क्लियर? तो द्रव्यमान संख्या के बराबर यदि ग्रामों में मात्रा ले लेते हैं तो 1 मोल के तुल्य होती है। तो विद्यार्थियों, ये हमने कुछ मूल मात्रकों की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने रखी, और मुझे उम्मीद है ये जो डेफिनेशन है, ये जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहिए। अगला जो वीडियो होगा वो व्युत्पन्न मात्रकों से रिलेटेड होगा। तो अगले वीडियो के लिए कल इसी वक्त हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।